नमस्कार दोस्तों, मैं जीत कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का राउज आईएएस के इस डीएनएस हिंदी प्रोग्राम में। आज हम द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें हैं जो आपकी आने वाली प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होने वाली है, महत्वपूर्ण होने वाली है, उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो 9 नवंबर के जो भी आर्टिकल द हिंदू में और इंडियन एक्सप्रेस में इंपॉर्टेंट है उनको हम डिस्कस करेंगे। चलिए कौन कौन से आर्टिकल डिस्कस करेंगे उनको देख लेते हैं। तो बेसिकली हम 3 आर्टिकल डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला आर्टिकल प्रोजेक्ट चीता आपको देखने को मिलेगा इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन पेज पर। ठीक है, दूसरा आर्टिकल जो है श्रीलंका पोर्ट टर्मिनल प्रोजेक्ट द हिंदू के पेज 16 पर आपको देखने को मिलेगा। और तीसरा जो आर्टिकल है हानि एवं क्षति निधि की महत्ता, यह आपको द हिंदू के पेज नंबर 10 पर देखने को मिलेगा। दोस्तों, इसमें से पहले 2 आर्टिकल प्रोजेक्ट चीता और श्रीलंका पोर्ट टर्मिनल आपके प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनको प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से हम क्या करेंगे, समझेंगे और इसको हम मुख्य परीक्षा के अकॉर्डिंग देखेंगे इस आर्टिकल को। ठीक है, तो चलिए 1 बाय 1 करके एक एक आर्टिकल को डिस्कस करते हैं। देखो, प्रोजेक्ट चीता न्यूज में क्यों है, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए। तो क्या हुआ है कि प्रोजेक्ट चीता को पूरा 1 साल हो गया है। हमने 2022 में प्रोजेक्ट चीता शुरू किया था और आज उसको क्या हो गया, बेसिकली 1 साल पूरा हो गया है, तो इसलिए ये न्यूज में है। तो सबसे पहले आप इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो जीएस 3 में। ठीक है, जीएस 3 में भी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी वाले सेक्शन से। ठीक है, और प्रीलिम्स के लिए तो ये बहुत ही ज्यादा मैं कहूंगा महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि यूपीएससी जितने भी जीव लगभग आपके ज्यादा न्यूज में रहते हैं उन पर कहीं ना कहीं कभी ना कभी क्वेश्चन पूछ ही लेती है। जैसे यूपीएससी ने सन 2012 में एक क्वेश्चन पूछा था कि उपयुक्त में से कौन से भारत में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, मतलब कौन से जीव या ऐसे कौन से पक्षी हैं जो प्राकृतिक रूप से भारत में पाए जाते हैं। और ऑप्शन आपको दिया था काली गर्दन वाले सारस, चीता, उड़न गिलहरी, हिम तेंदुआ। ऐसे प्रोजेक्ट चीता पर भी आप पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसे ही कैनाइन डिस्टेंपर वायरस हुआ था। ठीक है, शेरों को हुआ था, गिर में जो हुआ था उस पर भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया था। तो प्रोजेक्ट चीता पर भी पूछना स्वाभाविक है, मे भी पूछ सकता है। तो चलिए प्रोजेक्ट चीता की जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जितनी भी महत्वपूर्ण चीजें हैं, 1 बाय 1 करके डिस्कस कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले जो चीता है वो भारत में प्राकृतिक रूप से पहले पाए जाते थे, लेकिन 1952 में क्या हुआ, वो विलुप्त हो गए। और विलुप्त का कारण था शिकार। ठीक है, उसके बाद सन 2022 में हम प्रोजेक्ट चीता लेके आए और हमने क्या करा, भारत में दोबारा से चीता को क्या करा, इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, और चीता हमने देखिए पहले हमने ईरान से मंगाने की कोशिश की थी, लेकिन ईरान ने मना कर दिया था। तो फिर उसके बाद हम जो चीता है अफ्रीकी चीता भारत लेके आए। ठीक है, अफ्रीकी चीता भारत ले गए, अफ्रीका कॉन्टिनेंट से। तो 2 देश कौन कौन से जहां से हम चीता लेके, एक तो नामीबिया, ठीक है, और एक है दक्षिण अफ्रीका। ये जो 2 देश हैं, यहां से हमने चीता को मंगाया और इंट्रोड्यूस क्या किया, हमने इसको इंट्रोड्यूस किया कूनो पालपुर अभ्यारण्य में। ठीक है, और ये कहां पर है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, 2022 में हमने इसको रीइंट्रोड्यूस किया, अफ्रीका से मंगाया, नामीबिया से और दक्षिण अफ्रीका से। कहां पर इसको इंट्रोड्यूस किया, कूनो पालपुर अभ्यारण्य में। कहां पर है ये, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, इसकी कुछ संभावित साइट्स भी है। ठीक है, कौन कौन सी साइट्स हैं, इसकी संभावित साइट कौन सी है कि कहां पर मे बी इसका दूसरी जगह अगर इसको रखना हो तो कहां कहां रख सकते हैं। तो एक तो राजस्थान, दूसरा अगेन एमपी का नौरादेही, ठीक है, नौरादेही नेशनल पार्क, और राजस्थान का शाहगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहां पर चीता को, ये चीता की संभावित साइट्स हैं कि यहां पर
इनको ले जाया जा सकता है, मतलब यहां पर जो वातावरण है वो इनके अनुकूल है, यहां पर वो रह सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है जब भी हम कोई चीज डिस्कस करते हैं किसी प्रोजेक्ट के बारे में, किसी जीव के बारे में, तो स्पेशली उसमें हमें पता होना चाहिए कि आयुसीएन की कौन सी श्रेणी में वो जीव शामिल है। अगर हम स्पेशली बात करें अफ्रीका के चीता की, ठीक है, अफ्रीकी चीता की, देखिए ये है वल्नरेबल कैटेगरी, यानी कि सुभेद कैटेगरी में, श्रेणी में, सुभेद श्रेणी में, ठीक है। जबकि अगर हम एशियाटिक, ठीक है, एशियाटिक चीता की बात करें तो ये है क्रिटिकली इंडेंजर्ड। तो आईयूसीएन की ये जो दो श्रेणियां हैं, आई होप आपको समझ में आ गई होंगी और याद भी हो गई होंगी कि अफ्रीका जो चीता है जिसको हम भारत में इंट्रोड्यूस किया है वो सुभेद कैटेगरी में है, जबकि एशियाटिक जो चीता है जो केवल और केवल कहां पर मिलता है, ईरान में, तो वो क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ठीक है। तो ये चीता के बारे में कुछ महत्वपूर्ण खबरें। और एक विशेष पॉइंट और इसमें मैं आपके लिए जोड़ देता हूं कि ये विश्व में पहला ऐसा स्थानांतरण है, ठीक है, मतलब कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट, मतलब किसी महाद्वीप से उठाकर किसी दूसरे महाद्वीप पर किसी मांसाहारी जीव को उठाकर लाया गया है, ये पहली बार विश्व में ऐसा हुआ है, ठीक है। आई होप आपको याद रहेगा। तो चलिए इसी तर्ज पर एक अभ्यास प्रश्न मैं आपको दे देता हूं और अगेन उत्तर कहां पर देना है, कमेंट बॉक्स में। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्रोजेक्ट चीता से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब क्वेश्चन का दूसरा स्टेप क्या, हम देखेंगे कि सत्य पूछा के असत्य पूछा है। उपरोक्त कथनों में से कितने कथन सत्य है, ठीक है। तो सही पूछा है, असत्य नहीं पूछा है, सही पूछा है कि कौन कौन से सही है। तो पहला, ये विश्व में पहली ऐसी परियोजना है जिसमें बड़े मांसाहारी जंगली जानवरों को अंतर महाद्वीप स्थानांतरण किया गया है। इसका उद्देश्य है भारत में चीता की गिरती हुई संख्या को बढ़ाना। कूनो ठीक है, कूनो वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि एमपी में है को भारत का पहला चीता अभ्यारण्य नामित किया गया है। तो केवल एक, केवल दो, सभी तीन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगर आपने प्रोजेक्ट चीता की जो पिछली स्लाइड है, जहां भी मैंने प्रोजेक्ट चीता के बारे में आपको डिटेल से समझा है, अगर आपने वो देख लिया होगा तो आप इसका आंसर बिल्कुल आराम से कर देंगे बिना किसी कठिनाई के, ठीक है। चलिए दूसरा आर्टिकल डिस्कस करते हैं। और दूसरा आर्टिकल क्यों न्यूज में है, कंटेक्स्ट क्या है, न्यूज का संदर्भ क्या है, चलिए इसकी बात हम करते हैं। यूएस टू इन्वेस्ट $553 मिलियन इन अडानी श्रीलंका पोर्ट टर्मिनल प्रोजेक्ट, ठीक है। देखिए श्रीलंका में बहुत सारे पोर्ट्स हैं, उस पोर्ट्स में से जो वेस्ट टर्मिनल है उसको डेवलप कर रहे हैं कौन, उसको डेवलप कर रहे हैं, वेस्ट जो टर्मिनल पोर्ट है उसको डेवलप कर रहे हैं कौन, बेसिकली भारत डेवलप कर रहा है। अब क्या कर रहा है, यूएसए की एक एजेंसी है, बेसिकली एक प्राइवेट एजेंसी है, यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है, हैज एग्री टू इन्वेस्ट। तो ये क्या करेगी, अब जो वेस्ट टर्मिनल है वहां पर इन्वेस्ट करेगी, उस पोर्ट में इन्वेस्ट करेगी। हालांकि श्रीलंका से इन्होंने पहले बात की थी, तो श्रीलंका में ये चाहते थे कि हम ईस्ट जो कंटेनर है टर्मिनल है उसमें प्रोजेक्ट में पैसा लगाएं। हालांकि श्रीलंका ने फिर इसमें मना कर दिया था, क्योंकि वो श्रीलंका का मानना था कि भाई इसको हम खुद ही डेवलप करेंगे, और बाद में एज ए कंपनसेशन क्या बोला कि आप ऐसा कर सकते हैं कि वेस्ट टर्मिनल में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड फाइनली ये जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन है ये क्या कर रही है, इन्वेस्ट कर रही है कहां पर, श्रीलंका के पोर्ट टर्मिनल प्रोजेक्ट में, ठीक है। ये कहानी है न्यूज में भाई, ठीक है, ये संदर्भ है। अब इस संदर्भ से हमें कुछ लेना देना भी नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन यहां से एक चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, पोर्ट बंदरगाह। 2023 में बंदरगाह से रिलेटेड सवाल भी पूछ लिया आपसे मैच द फॉलोइंग में, और पूछा है कि इनमें से कितने कथन सत्य है, ये भी पूछा है ना। तो बंदरगाह या तो भारत का हो और भारत के पड़ोसी देशों का हो और स्पेशली इंडियन ओशन में हो तो उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है। तो हमें यह पता होना चाहिए कि श्रीलंका में कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो हैं बेसिकली आपके बंदरगाह हैं और इंडियन ओशन में कौन से हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल इसलिए है क्योंकि यूपीएससी
सिटीज के ऊपर, पोर्ट्स के ऊपर हमेशा से क्वेश्चन पूछता है। जो भी न्यूज में प्लेसेस जो न्यूज में रहते हैं उस पर हमेशा यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। ज्यादा न्यूज में होता है तो उसकी संभावना ज्यादा होती है, थोड़ा कम न्यूज में होता है तो उसकी संभावना कम होती है, डिपेंड करता है। ठीक है, तो यह क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने 2014 में कि दक्षिण पूर्व एशिया में दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर नीचे दिए गए नगरों का सही स्थितिकरण क्या होगा। ठीक है, कि पहले बैंकॉक होगा या हनोई होगा, जकार्ता होगा, सिंगापुर होगा, और ये आपको ऑप्शन दे दिए। ठीक है, तो अगर आपने एक क्वेश्चन देखा हुआ है प्रीलिम्स का, ये सॉल्व किया हुआ है पीवाईक्यू, तो आप क्या कर सकते हैं, इसका आंसर दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इसके बाद अब हम बताते हैं कि देखो बेसिकली श्रीलंका में कौन कौन से जैसे इंपोर्टेंट पोर्ट है, जैसे पेड्रो है। ठीक है, इसके अलावा आपको हम्बनटोटा तो बहुत फेमस है, कोलंबो है। तो ये डिफरेंट जो है सारे के सारे पोर्ट्स हैं जो कि कहां पर है, आपको श्रीलंका में देखने को मिल जाएंगे। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेके क्या है, इसको रिवाइज कर सकते हैं। और रिवीजन में ये भी याद रखना कि जो हम्बनटोटा पोर्ट है, अगर हम ईस्ट टू वेस्ट जाएंगे तो हम्बनटोटा क्या कि फेमस पोर्ट है, चाइना ने 99 ईयर्स के लिए लीज पर लिया हुआ है। ठीक है, तो हम्बनटोटा बहुत ज्यादा न्यूज में भी रहता है। तो हम्बनटोटा जब ईस्ट से वेस्ट की ओर जाएंगे तो हम्बनटोटा पहले पड़ेगा, जबकि कोलंबो पोर्ट है वो बाद में पड़ेगा। ठीक है, ये आपको पहले पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इंडियन ओशन में जितने भी ये रेड डॉट हैं, वहां पर जितने भी पोर्ट हैं, उन पोर्ट्स में चाइना का इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, जैसे क्याकपाऊ करके एक आपका म्यांमार में आपको पोर्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, चिटगांव में बांग्लादेश में, यहां पर भी चाइना का इन्वेस्टमेंट है। श्रीलंका में आपको पता ही है हम्बनटोटा जिसकी मैं बात कर रहा था। पाकिस्तान में ग्वादर है, यहां पर ओमान में सलाला है। ठीक है, ग्वादर के बगल में ही क्या है, चाबहार, जहां पर भारत का इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो यहां पर देखिए पूरे इंडियन ओशन में जितने भी ये यहां पर पोर्ट्स हैं, यहां पर चाइना का क्या है, इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि ईस्ट में कौन सा पोर्ट है और वेस्ट में कौन कौन से पोर्ट है। ठीक है, यूपीएससी का कोई भरोसा थोड़ी है कि ईस्ट टू वेस्ट आपसे पूछ ले या वेस्ट टू ईस्ट आपसे पूछ ले। तो इसी तर्ज पर यूपीएससी के लिहाज से, या यूपीएससी जो पिछले जो प्रश्न पूछता है उसी लिहाज पर एक अभ्यास प्रश्न आपके लिए हमने बनाया, और उस अभ्यास प्रश्न का एज ऑलवेज कहां पर जवाब देना है, कमेंट बॉक्स में। चलिए, अभ्यास प्रश्न में हिंद महासागर में पूर्व से पश्चिम, अभी मैं बात ही कर रहा था जस्ट, और ये जो अभ्यास प्रश्न है उसी तर्ज पर ही बनाया है कि पूर्व से पश्चिम जितने भी बंदरगाह हैं की ओर जाने पर नीचे दिए गए बंदरगाह के सही स्थितिकरण क्या होगा। क्या पहले कोलंबो आएगा, या पहले ग्वादर आएगा, क्योकपियो आएगा, या हम्बनटोटा आएगा। तो ये है आपका कूट ABCD। अब इसमें से जो आपको सही लगे, या फिर आप क्या करें, पीछे जाके जो डायग्राम मैंने आपको दिखाया है श्रीलंका का और इंडियन ओशन में जितने भी मैप मैंने आपको दिखाए, उसको थोड़ा रोकें और देखें, तुरंत आंसर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट आर्टिकल है, डिस्कस करते हैं। तो ये है इंपोर्टेंस ऑफ लॉस एंड डैमेज फंड। तो सबसे पहले ये क्लाइमेट चेंज की बात करता है आर्टिकल, मैं बात करूंगा डिटेल से इसके संदर्भ की। तो सबसे पहले आप इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं GS3 से, स्पेशली कहां से, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी वाले सेक्शन से। ठीक है, और मेंस के दृष्टिकोण से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसका संदर्भ समझते हैं, इस आर्टिकल का, पूरे आर्टिकल का संदर्भ समझते हैं। ये बड़ा आर्टिकल है, तो इसके संदर्भ में क्या क्या इस आर्टिकल में लिखा हुआ है पहले मैं बता देता हूं, फिर उसके बाद हम इस आर्टिकल को 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए इस आर्टिकल में बात हुई है बेसिकली लॉस एंड डैमेज फंड की, अडेप्टेशन की, मिटिगेशन की। लॉस एंड डैमेज फंड किस प्रकार बना, कैसे सहायक हो सकता है क्लाइमेट चेंज को मतलब बेसिकली कंप्रेस करने के लिए, क्लाइमेट चेंज से जो देश, जो बेसिकली जो पुअर कंट्रीज जो प्रभावित हो रही हैं, उनको किस तरीके से यह सहायता पहुंचाएगा, इस चीज पर यह आर्टिकल है। फिर उसके बाद क्लाइमेट चेंज में विकसित और विकासशील देशों के बीच की क्या समस्या है, उसको भी इसमें थोड़ा बताया गया है। साथ ही इसमें क्लाइमेट जस्टिस यानी कि जलवायु न्याय की भी बात की गई है, जो विकसित देशों का विकासशील देशों के बीच संबंध बताकर उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप इस आर्टिकल को अच्छे से जाकर एक बार
पढ़ लीजिए। ठीक है, सबसे पहले तो इस आर्टिकल को पढ़ लीजिए। साथ ही इस आर्टिकल में एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें ये एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें बताया हुआ है कि ओवरऑल उसका संदर्भ क्या है। ओवरऑल संदर्भ ये है कि देखो टोटल जो लॉस है हमारा वो 925 बिलियन डॉलर से ज्यादा का हो चुका है क्लाइमेट चेंज की वजह से, और जो डेथ्स हैं वो 10,000 से ऊपर हो चुकी हैं। ठीक है, तो हम यहां पर डिस्कस करेंगे लॉस एंड डैमेज फंड के बारे में। तो लॉस एंड डैमेज फंड से पहले हमें पता तो होना चाहिए कि क्लाइमेट चेंज होता क्या है। छोटी छोटी बेसिक बातें सीख लेते हैं, फिर इन्हीं बेसिक बातों को सीधा कनेक्ट कर देंगे हम किससे, लॉस एंड डैमेज फंड से। तो चलिए पहली बेसिक बात जो हमें पता होनी चाहिए वो ये है कि सबसे पहली बात कि भैया ये जो आर्टिकल है वो इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे बेसिक बात तो यही है। बेसिक बात यह है कि भैया इस आर्टिकल की इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि यूपीएससी ने इस पर ऑलरेडी 2014 में मेंस में क्वेश्चन पूछा हुआ इससे मिलता जुलता। ठीक है, इसके अलावा और क्या बेसिक चीज है? बेसिक चीज ये है कि हमें यह पता होना चाहिए कि जलवायु परिवर्तन क्या होता है, क्लाइमेट चेंज क्या होता है। तो क्लाइमेट चेंज की परिभाषा है कि जलवायु परिवर्तन का तात्पर्य पृथ्वी पर मौसम के पैटर्न और उसके औसत तापमान में दीर्घकालिक जो बदलाव होते हैं उसे क्या कहते हैं, आपका जलवायु परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, जो मुख्य रूप से मानवीय गतिविधियों जैसे जीवाश्म ईंधन जो आप कोल जलाते हो, ठीक है, वनों की कटाई डिफॉरेस्टेशन, औद्योगिक प्रक्रिया इंडस्ट्रियल जो प्रोसेस है के कारण होता है। देखिए ग्लोबल वार्मिंग नॉर्मल केस में भी हो सकता है, ठीक है, यानी कि नेचुरल तरीके से भी हो सकता है, लेकिन मानवीय हस्तक्षेप होने की वजह से जलवायु परिवर्तन ज्यादा हो रहा है। अब ग्रीन हाउस गैस जो है वो क्या करती है, हमारा जो पर्यावरण है उसमें कंबल की तरह कार्य करती हैं। कंबल की तरह कार्य करती हैं तो जो बेसिकली जो यहां पर अगर आप ज्योग्राफी का एक कॉन्सेप्ट पढ़ोगे कि पृथ्वी कितनी ऊर्जा लेती है सूर्य से और कितनी ऊर्जा कितने इकाई में ऊर्जा वापस करती है, तो पृथ्वी जब वापस लौटाती है ऊर्जा तो वो क्या करती है, उसको कैप्चर कर लेती है। क्यों? क्योंकि उसमें ग्रीन हाउस गैस का हमारे एटमॉस्फेयर में क्या हुआ है, कंसंट्रेशन बढ़ा हुआ है, उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा बढ़ा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता लग गया कि चलिए कि जलवायु परिवर्तन की एक परिभाषा क्या है और इसके छोटे से कारण यहां पर पता लग गए कि देखिए मानव गतिविधियों की वजह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, अब इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है जलवायु परिवर्तन में, जो इस आर्टिकल में भी डिफाइन है। जब आप इस आर्टिकल को पढ़ोगे तो वहां पर यूएनएफसीसी की भी चर्चा है। ठीक है, यानी कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का फ्रेमवर्क कन्वेंशन। अब मैं इसको यूएनएफसीसी ही बोलूंगा तो आप एक बार इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, तो 1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन वैश्विक पर्यावरण प्रशासन की में एक ऐतिहासिक घटना बन गया। विश्व नेताओं ने जलवायु परिवर्तन की गंभीर प्रकृति को स्वीकार किया। क्यों यह ऐतिहासिक घटना बना? क्योंकि जो विश्व के जितने भी नेता थे उन्होंने माना कि देखो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है, और इससे निपटने के लिए एक समर्पित ढांचा स्थापित करने की आवश्यकता को पहचाना। तब आपका न्यूज में आता है, जब आपका लाइमलाइट में आता है यूएनएफसीसी। ठीक है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज कहां पर आता है, आपका न्यूज में आता है या फिर आपका संज्ञान में आता है। तब इन्होंने क्या करा, एक यूएनएफसीसी नाम का एक जो है संस्था बेसिकली बनाई, और इस संस्था को कब बनाया गया था, 1992 में बनाया था। और ये कहां पर हो रहा था, पृथ्वी जो सम्मेलन है वो रियो में हो रहा था, इसलिए कभी कभी इसको रियो शिखर सम्मेलन भी कह देते हैं। ठीक है, कभी कभी इसको हम रियो शिखर सम्मेलन भी कह देते हैं। अगर यूएनएफसीसी के हेडक्वार्टर की बात की जाए तो देखिए ये बोन जर्मनी में है। ठीक है, और लगभग सभी देश इसकी पार्टी है। लगभग सभी 198 कंट्रीज के अराउंड इसके क्या है, सभी के सभी कंट्रीज इसकी पार्टीज है, मतलब सभी के सभी देश इसमें हिस्सा लेते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आगे बात करते हैं उद्देश्य क्या क्या है। उद्देश्य क्या क्या है यूएनएफसीसी के। ठीक है, पहला उद्देश्य है कि ग्रीन हाउस गैस की जो सांद्रता है ना, सांद्रता का मतलब कंसंट्रेशन को क्या करना है, हमें वायुमंडल में स्थिर करना है। कंसंट्रेशन को ग्रीन हाउस गैस की क्या करना है, वायुमंडल में स्थिर करना है ताकि ग्लोबल वार्मिंग ना हो सके। ठीक है, दूसरा यह सुनिश्चित करना है कि खाद्य उत्पादन को खतरा ना हो।
क्लाइमेट चेंज की वजह से फूड सिक्योरिटी पे कोई असर ना पड़े, इस बात को ये सुनिश्चित करती है। आर्थिक विकास अगेन एक जरूरी कॉन्सेप्ट है कि आर्थिक विकास के बिना कोई देश कैसे सरवाइव कर पाएगा। आर्थिक विकास तो बहुत ही जरूरी है, तभी जब आर्थिक विकास होगा तभी वहां के लोगों का विकास होगा। तो आर्थिक विकास जरूरी है, लेकिन वो आर्थिक विकास किस तरीके से होना चाहिए? टिकाऊ तरीके से, सतत तरीके से, सस्टेनेबल तरीके से आगे बढ़ने में सक्षम बनाना है। ठीक है, आर्थिक विकास को कैसे बनाना है? सस्टेनेबल बनाना है, आगे बढ़ने में। भाई ऐसा ना हो कि भैया हम आर्थिक विकास के नाम पर हम यहां पर इंडस्ट्री तो लगा ले रहे हैं, तो हमें तो फायदा हो जा रहा है, लोग पूंजीवाद के माध्यम से क्या कर रहे हैं, ओवरऑल अपना पैसा तो कमा ले रहे हैं, लेकिन हमने क्या करा, ओवरऑल हमने जो इन्वायरमेंट है उसका बिल्कुल ही सत्यानाश कर दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आर्थिक विकास को हमें सस्टेनेबल मैनर में बनाए रखना। तो ये बेसिकली यूएनएफसीसी के उद्देश्य है। चलिए अब इस आर्टिकल की दूसरी पहलू की बात करते हैं, जो इस आर्टिकल में मेंशन भी है, मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन। देखिए मिटिगेशन का पहले मतलब समझ लीजिए। मिटिगेशन का मतलब है शमन, और अडेप्टेशन का मतलब है अनुकूलन। ठीक है, अब इन दोनों में फर्क क्या है, चलिए देखिए। शमन का मतलब है कि ग्रीन हाउस जो गैस हैं उसके उत्सर्जन को क्या करना है, कम करना है, ताकि क्लाइमेट चेंज ना हो। यह तो है आपका शमन, अडेप्टेशन। ठीक है, कैसे ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कम हो सकता है? देखिए आप इलेक्ट्रिक व्हीकल पर शिफ्ट हो रहे हैं धीरे धीरे, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का धीरे धीरे यूज कर रहे हैं। पीटी का मतलब यहां प्रीलिम टेस्ट मत समझ लेना, है ना। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कर रहे हैं, ना कि पर्सनल ट्रांसपोर्ट का यूज कर रहे हैं, मतलब खुद की गाड़ी लाने की बजाय आप मेट्रो से ट्रेवल कर रहे हैं। उसके अलावा आपका जो देश है उसका एक नेशनल डिटरमाइन कंट्रीब्यूशन भी है कि देखिए हम इतने मतलब 2030 तक या 2040 तक अपना जो कार्बन का एमिशन है उतना कम कर देंगे, हम अपना फॉरेस्ट को इतना बढ़ा देंगे, इतने पेड़ हम अपने उसमें देश में लगा देंगे, 4 मिलियन 5 मिलियन उस टाइप से। और इसके अलावा कोल पर जो हमारी निर्भरता है, स्पेशली किस केस में, एनर्जी के केस में, उसको अगर हम कम कर दें तो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन फिर से कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ स्टेप्स हैं जिसकी वजह से शमन या अडेप्टेशन के माध्यम से ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम किया जा सकता है। ऐसे ही है अनुकूलन। अनुकूलन यानी कि अडेप्टेशन। अब इसको बहुत ध्यान से समझिएगा कि जो भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो भी जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसके प्रभावों से बचना है। उसके प्रभाव का कम से कम बेसिकली क्या हो, इफेक्ट हो, कम से कम जो उसके प्रभाव हैं वो हम पर पड़े, उनके प्रभावों से क्या करना है, बचना है। कैसे? कि भाई ऐसा है, फूड जो सिक्योरिटी है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फूड सिक्योरिटी जो खाद्य सुरक्षा है उसके प्रभाव, भाई हम अनुकूलन है तो फूड सिक्योरिटी से मतलब हम फूड सिक्योरिटी खाद्य सुरक्षा के मामले में सही बने रहेंगे तो सारी की सारी चीजें सही रहेंगी। हीट वेव, आप देखते हैं कि नॉर्थ इंडिया में क्या होता है, जून के टाइम पे मतलब तेज हवाएं और गर्म लू चलती हैं, बहुत गर्म चलती हैं, तो वो हीट वेव ही तो होती हैं बेसिकली। तो उनसे अडॉप्टेशन के माध्यम से क्या, एक अडॉप्टेशन है, एक आपका मिटिगेशन है, एक अडॉप्टेशन है। अडॉप्टेशन के माध्यम से ग्रीन हाउस गैस या फिर वी कैन से कि भैया क्लाइमेट चेंज के प्रभाव से क्या होना चाहिए, हमें बचना चाहिए। और ये हमारा क्या है, हीट वेव हो सकता है, या जो सी लेवल राइज कर रहा है, सी लेवल राइज कर रहा है उससे बचना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेसिकली अनुकूलन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं क्लाइमेट फाइनेंस की। अब इस क्लाइमेट फाइनेंस को मैं जोड़ूंगा किससे, आपका लॉस एंड डैमेज फंड से। देखिए क्लाइमेट फाइनेंस क्यों जरूरी है, देखो ऐतिहासिक रूप से अगर हम देखें, जितने भी विकसित देश हैं उन्होंने गैस का बहुत ज्यादा उत्सर्जन किया,
क्योंकि उनके पास इंडस्ट्री बहुत ज्यादा थी, टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा थी, उनके पास फ्यूल की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा थी। इन्होंने क्या करा, उत्सर्जन करते गए करते गए करते गए। जबकि दूसरा जो देश है, विकासशील जो देश है, या कहे तो पुअर नेशन है, कोई गरीब देश है, वो तो ना तो उनके पास इंडस्ट्री है, ना टेक्नोलॉजी है, ना अवेलेबिलिटी है, कुछ भी नहीं है उनके पास। तो भैया उन्होंने क्या करा, उत्सर्जन का जो रोल है पूरे विश्व में उनका तो कम रहा। लेकिन क्लाइमेट चेंज क्या सिर्फ एक ही देश को नुकसान पहुंचाएगा क्या, कि भैया अगर अमेरिका ने इंडस्ट्री लगाई है तो सिर्फ वहीं पर ही क्लाइमेट चेंज होगा क्या, पूरे विश्व में होगा? वो तो पूरे विश्व में रहा है। मतलब कि अमेरिका के साथ साथ जितने भी पुअर नेशन और विकासशील देश हैं उनको भी नुकसान पहुंचा रहा है। तो ये जितने भी विकसित देश हैं ये क्या करेंगे, इन विकासशील देशों को क्या करेंगे, पैसे प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, पैसा प्रोवाइड कराएंगे मतलब किसके लिए, समन के लिए और अनुकूलन के लिए, कि भाई क्लाइमेट चेंज, एक तो पैसा जब देंगे, कब कब पैसा देंगे, एक पैसा जब देंगे कि भैया एक तो आप समन के लिए पैसा आपको दे दिया, मिटिगेशन के लिए, दूसरा पैसा दे दिया आपको अनुकूलन के लिए। ठीक है, कि आप ये करिए, आप ये मतलब यहां देख समन में क्या है कि आप पेड़ लगाइए, आप यहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल लाइए, टेक्नोलॉजी दे दी, सारी चीजें करी। फिर क्लाइमेट चेंज के जो प्रभाव है उसके लिए पे कर दिया क्लाइमेट फाइनेंस में। तो भैया जो लॉस हुआ है, थर्ड जो फाइनेंस की मैं यहां बात कर रहा हूं, जो लॉस हुआ है उसका क्या, विकसित देशों ने फायदा उठाया, विकसित देशों के पास इंडस्ट्री है, विकसित देशों ने ग्रीन हाउस गैस का एमिशन किया, और उसकी वजह से लॉस किसने उठाया, पुअर नेशन ने, विकासशील देशों ने। और जो लॉस है वो ऐसा लॉस उठाया है कि उसको वापस नहीं किया जा सकता, जिसमें जान माल की हानि भी शामिल है। ठीक है, जान माल की हानि भी क्या है, उसमें शामिल है। तो उसके लिए आपको कौन फाइनेंस करेगा? ठीक है, तो इसी कंटेक्स्ट में आपका लॉस एंड डैमेज फंड क्या होता है, न्यूज में आ जाता है। ये तीसरा स्तंभ है बेसिकली आपका, किससे रिलेटेड, फंड से रिलेटेड, फंड अलोकेट से रिलेटेड, जहां पर जलवायु परिवर्तन के लिए जो भी आवश्यक पूंजी है विकासशील या गरीब देशों के लिए, उसकी जो रिक्वायरमेंट है उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, तो ये तीसरा स्तंभ है कि आपने समन के दे दिया, अनुकूलन के दिए दिया कि भाई आप ये कर लो, आप ये कर लो, लेकिन जो ऑलरेडी लॉस हो चुका है, जो अपरिवर्तनीय है, उसका पैसा कौन देगा, उसकी बात इसमें की गई है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हानि और क्षति निधि है क्या। नुकसान या हानि और क्षति का तात्पर्य जलवायु प्रेरित मौसम की चरण स्थितियों या समुद्र के बढ़ते स्तर जैसे प्रभावों को होने वाली घटनाओं से है या लागत से है। अब इसमें जो हानि या क्षति है या नुकसान या क्षति है, आप इस चीज से कंफ्यूज नहीं हो जाना। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं कि लॉस और डैमेज, हानि और क्षति दोनों अलग अलग चीजें हैं, सिमिलर चीजें नहीं हैं। अलग अलग कैसे हैं, चलिए उसकी बात करते हैं। लॉस का मतलब कि जो अपरिवर्तनीय है, ठीक है। डैमेज का मतलब कि कहीं कोई अवसंरचना है, उसको नुकसान हुआ है तो उसको क्या फिर से बनाया जा सकता है। ठीक है, उसको फिर से क्या करा जा सकता है, बनाया जा सकता है। एक एग्जांपल दे देता हूं, जैसे उत्तराखंड में बाढ़ आई, तो उत्तराखंड में जो बाढ़ आई उसकी वजह से वहां जो लोग मरे, जिन लोगों की वहां पर मृत्यु हुई, तो हम उसको वापस तो दे नहीं सकते जीवन, तो वो क्या किस में आएगा, अपरिवर्तनीय है, तो वो लॉस में आएगा। डैमेज जो वर्तमान में हो रहा है, या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर जो अवसंरचना है जिसको बाद में कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है, या जो वर्तमान में जो इंफ्रास्ट्रक्चर टूट रहा है, जो वर्तमान में जो लॉस हो रहा है, वो कहां पर आएगा, आपका डैमेज में आएगा। ठीक है, तो ये दोनों के शब्दों के बीच आपको डिफरेंस पता होना चाहिए था, इसलिए आपको लॉस और डैमेज के बारे में बता दिया मैंने। ठीक है, तो हानि और क्षति उन नकारात्मक परिवर्तनों या परिणामों को संदर्भित करती है जो जलवायु परिवर्तन के अपरिहार्य जोखिमों से उत्पन्न होते हैं, जैसे समुद्र से स्तर में वृद्धि, लंबे समय तक गर्म लहरें, हीट वेव, मरुस्थलीकरण, डेजर्टिफिकेशन, समुद्र का अम्लीकरण, और चरम स्थिति की जो घटनाएं हैं जैसे जंगलों में आग लगना, प्रजातियों का विलुप्त हो जाना इत्यादि इसमें शामिल है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि ये जो लॉस एंड डैमेज फंड है, ये
कब से संज्ञान में आया और अभी तक इस पर क्या कुछ हुआ है, क्या नहीं हुआ है, और क्या इसके लाभ हैं और क्या इसमें समस्या है। अब हम लॉस एंड डैमेज फंड की बात करते हैं। देखिए, लॉस एंड डैमेज जो फंड है वो 2013 से संज्ञान में आना शुरू हुआ। 2013 में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 90 हो रही थी वर्साओ में, ठीक है। सदस्य देश विकासशील देशों को वित्तीय सहायता और तकनीक सहायता प्रदान करने के लिए इन्होंने क्या बना दिया, लॉस एंड डैमेज की स्थापना कर दी, और औपचारिक रूप से इस पर सभी देश सहमत भी हो गए, ठीक है। अभी कोई पैसे, मतलब बात हुई है, सहमत हुए हैं, पैसे दिए नहीं है कि हम आपको टेक्निकल असिस्टेंस भी देंगे, फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देंगे, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। फिर आगे कॉन्फ्रेंस होती है 25 में, कॉप 25 में सेंटेगो नेटवर्क में कोई फंडिंग नहीं दी, ठीक है। और इसको क्या है, देशों द्वारा स्थापित सेंटियागो नेटवर्क में यहां से भी लॉस एंड डैमेज में कोई फंडिंग विकसित देशों के द्वारा, जो विकासशील देशों की मांग थी, जो पुअर नेशन की मांग थी, वहां से कोई फंडिंग फिर से रिलीज नहीं हुई। फिर कॉप 27 होती है, जिसमें फिर दोबारा से लॉस एंड डैमेज क्या होता है, फिर न्यूज में आता है कि फिर वहां पर चर्चा होती है। तो इस फंड की यहां पर स्थापना की गई और फंड का संचालन कैसे किया जाएगा इसका पता लगाने के लिए इसमें एक कमेटी बना दी इन्होंने, और उसको बोला गया ट्रांजिशनल कमेटी। और उसी कमेटी की अभी क्या है, मीटिंग हुई है, कहां पर, दुबई में। इसलिए एक जो है लॉस एंड डैमेज फंड आपका न्यूज में आ गया है, ठीक है। और वो बार बार जो रिकमेंडेशन है उस ट्रांजिशनल कमेटी की, 4-5 मीटिंग लगातार उसकी हो चुकी हैं, फिर भी कोई आउटपुट अभी तक आया नहीं है। और उन सुझावों को क्या यूएसए मानेगा, क्या विकसित देश मानेंगे, इस बात पर भी निर्भर करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एक कॉप हुई, तो कॉप 20 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 होती है ग्लासगो में, ठीक है। तो यहां पर लॉस एंड डैमेज के लिए वित्त पर संवाद स्थापित किया गया और चर्चा 3 साल तक आगे जारी रहेगी। इस टाइप से क्या करेगा, इसको आगे बढ़ाते गए। अब बात यह हो रही है कि अब कॉप 28 होगी, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी क्या होगी, 28 होगी, और वहां पर फिर दोबारा से इस लॉस एंड डैमेज फंड की चर्चा होगी, ठीक है। ऐसी बात यहां पर उठ रही है, जहां पर ये आपकी एक कमेटी जो है, जो आपकी ट्रांजिशनल कमेटी है, संक्रमण समिति है, वो क्या करेगी, अपने सुझावों को रखेगी। अब रखेगी अपने सुझावों को तो यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जितने भी विकसित देश उसको मानेंगे, नहीं मानेंगे, तो क्या इसके लाभ हो सकते हैं इस निधि के, इस फंड के, और क्या इसमें समस्याएं हैं, चलिए उन पर चर्चा करते हैं। अगर हम बात करें इससे लाभ क्या होगा, देखिए इसके मेरिट क्या है, गुण क्या है। देखिए ये इसने क्या करा है कि ध्यान में ना थोड़ा सा बदलाव ला दिया है। पहले जो फंड था वो 2 तरीके का होता था कि पहले भैया आपने समन के लिए पैसा दे दिया, अनुकूलन के लिए पैसा दे दिया, तो इसने लॉस एंड डैमेज फंड को शामिल करके एक तीसरा स्तंभ भी क्लाइमेट चेंज में शामिल हुआ है कि भैया आप जो लॉस हुआ है विकासशील देशों का, पुअर नेशन का, उसकी भरपाई कौन करेगा। तो एक जो है ध्यान को एक दूसरी जगह पर क्या करा है, उसमें बदलाव आया है। निधि की तत्कालिक जो जरूरत है वो इसलिए है क्योंकि जितने भी जैसे 55 लगभग यूएनएफसीसी का ही डेटा है ये कि 55 जो सुभेद्य देश हैं उनका अभी तक का जो क्लाइमेट चेंज की वजह से $525 मतलब $525 बिलियन है, ये डॉलर नहीं, बिलियन डॉलर का नुकसान पिछले 2 दशकों में हो चुका है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये डेटा है यूएनएफसीसी का, ठीक है। फिर जलवायु न्याय की भी बात आती है, क्लाइमेट जस्टिस की भी बात आती है कि देखिए जो जिस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है और आज वो बेहतर स्थिति में है, तो आज उसकी जिम्मेदारी बनती है, आज विकसित देश की ये जिम्मेदारी बनती है कि विकासशील देश को जो भी फेयर हो, जो भी चीज सही हो, उस हिसाब से उसको फंड अलोकेट किए जाए। ये है। और क्योंकि वो जलवायु परिवर्तन से खुद लड़ने में सक्षम नहीं है, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, उनके पास फंड नहीं है, तो भैया यहां पर जो जलवायु परिवर्तन है, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जो क्लाइमेट जस्टिस है वो यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अगेन हो जाता है। अब इसमें समस्याएं क्या क्या है, देखिए कुछ समस्याओं की बात करते हैं। इसमें कुछ ढांचागत समस्या है ट्रांजिशनल कमेटी में और इस लॉस एंड डैमेज फंड में। पहली समस्या स्पष्टता का अभाव है। स्पष्टता का अभाव कैसे है कि अभी तक तो यह तय ही नहीं हुआ है कि जो ट्रांजिशनल कमेटी है उसकी जो रिकमेंडेशन है बेसिकली उनको मानेगा
जो विकसित देश है उसको मानेंगे या नहीं मानेंगे, क्या उसके सुझाव में परिवर्तन होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, उससे रिलेटेड कोई भी अभी संज्ञान नहीं है। लॉस एंड डैमेज फंड तो सेटअप कर दिया है, लेकिन उस पर क्या प्रतिक्रिया होगी उसको लेकर बेसिकली अटेंटिव नहीं है विकसित देश। अभी तक कोई समझौता नहीं है, पैसे कौन देगा, यूएसए देगा, और यूएसए देगा तो कितने देगा, ऑस्ट्रेलिया पैसे देगा, कंट्रीब्यूट करेगा तो कितना करेगा, यूके कंट्रीब्यूट करेगा तो कितना करेगा, अभी तक इस चीज पर कोई चर्चा नहीं है। यह एक समस्या का कारण है। विकासशील और विकसित देशों के बीच तनाव है। देखिए, यूके और ऑस्ट्रेलिया का यह मानना है कि जो चाइना है वो भैया आपकी वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। अब वर्ल्ड की अगर ये सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है तो अपने आप को ये विकासशील बता रही है, विकासशील बता रही है, और उसके बावजूद भी क्या है, सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। तो इस लॉस एंड डैमेज फंड में चाइना भी क्या करे, कंट्रीब्यूट करे, सहयोग करे, हम अकेले ही क्यों करें। और जबकि विकासशील देश ये मानते हैं कि ऐतिहासिक रूप से हिस्ट्री में तो आपने ही इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण आप हैं, जबकि विकसित देश इस चीज को मानने से मना कर देते हैं। ठीक है, ये मेन समस्या है। संयुक्त राज्य अमेरिका सामान्य लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों को अस्वीकार करता है क्योंकि उसकी देनदारी ज्यादा हो जाएगी और उसकी अनिच्छा भी है। देखिए, अमेरिका क्या है, अपने बारे में, अपने हित के बारे में सोचता है, तो उसकी एक तो अनिच्छा, पैसा ना देने की इच्छा ही नहीं है, पहली बात तो उसकी। दूसरा, उसकी देनदारी बहुत ज्यादा हो जाएगी इसकी वजह से, तो इसलिए वो क्या करता है कि अपने जो फंड्स है उनको बचाना चाहता है हर देश। तो वो क्या करता है कि कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जिसने जितना उत्सर्जन किया है, जिसकी जितनी जिम्मेदारी है, वो उतना सहयोग करे उसमें, उससे वो क्या करता है, पीछे हटता है। ये कुछ इसमें समस्या है लॉस एंड डैमेज फंड में। ठीक है, तो दोस्तों, राउज आईएएस केस डीएनएस हिंदी प्रोग्राम में आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।